हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ विराज। और अभी तक हमें पता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पिछले लेक्चर में जो है कूलम्स लॉ को देख लिया था। कूलम्स लॉ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे थे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क के लिए दिया था पिछले सेशन में, आप देखिएगा। और इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं और फिर आगे का जो हमारा जर्नी रहने वाला है, बेसिकली वी विल एंटर इनटू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लिंक है गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लिंक है आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक। तो सारे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से लिंक होंगे, तो स्टे ट्यून्ड। हमारा जो ये क्वेश्चन था, ये क्या कहता है कि देयर आर टू आइडेंटिकल बॉल्स विच आर हैविंग इक्वल मास, इक्वल चार्ज एंड दे आर कनेक्टेड टू अ इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, चार्ज कहीं जा नहीं सकता, दिस इज द कंडीशन। और एंगल कितना मेक कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, तो ये अपोज करेंगे तो फोर्सेस अपोज करेंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी सपोज F। इसका वैल्यू कितना होगा ये भी हमको पता होगा, ये वैल्यू कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, mg लगेगा, डाउनवर्ड टेंशन लगेगी इधर, और ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। फिर क्या बोल रहा है, इसी सेटअप को हमने पानी में रख दिया, इसी सेटअप को पानी में रख दिया, मतलब ऐसा कर दिया, इसी सेटअप को पानी में रख दिया या किसी लिक्विड में रख दिया। ये कोई लिक्विड है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। बट ये बोल रहा है कि जब मैंने इसको पानी में रखा तो उसकी जो है एंगल चेंज नहीं हुआ, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो। तो डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी भी दी हुई है मुझे, रो इस लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है, ये भी गिवन है। तो पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बताओ, तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मुझे बताइए, अगर ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है इस कंडीशन में। तो देखते हैं, देखो पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं। देखो सेम फोर्स इस पे भी लग रही होगी, इस पे भी इधर लग रहा होगा, क्या F लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इधर mg लग रहा होगा और इधर पे टेंशन लग रहा होगा, क्योंकि एंगल इक्वल है तो टेंशन भी इक्वल होगी दोनों साइड के, एक मतलब सिमेट्रिक है तो फोर्सेस भी सिमेट्रिक होंगी। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम लिखूँ, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम लिखने के लिए नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। आप क्या करो, टेंशन के कंपोनेंट ले लीजिए, टेंशन का इधर कंपोनेंट ले लीजिए और टेंशन का इधर कंपोनेंट ले लीजिए। एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इधर क्या कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और इधर क्या कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक कंडीशन निकालिए, तो आपको पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम अगर कंडीशन है मेरी, तो मतलब टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, यू विल से सर mg के बराबर होगा, और टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, सॉरी टी साइन थीटा आपका mg नहीं F के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा mg के बराबर होगा। रेशो ले दीजिए, टेक रेशो, इसमें रेशो ले दीजिए। रेशो लेके आपको ये पता चलेगा कि जो टेंजेंट थीटा आएगा, रेशो लेके आपको पता चलेगा कि जो टेंजेंट थीटा आएगा वो कितना आएगा F अपॉन mg, ये वैल्यू आ जाएगी इस केस में। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब एक और कंडीशन निकाल लेते हैं, अब एक और कंडीशन निकाल लेते हैं, यहाँ से सेकंड कंडीशन निकालते हैं। जब आपने पानी में रखा तो बेसिकली फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी, कूलम्स फोर्स बिकम F/K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिड्यूस हो जाएगी फोर्स। ठीक है, फोर्स की वैल्यू मत पुट करो, लास्ट में पुट कर देंगे हम सारी वैल्यू। एक FB फोर्स आएगी, FB कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू G। डेंसिटी जो आपने क्लास 11th के किसमें कौन से चैप्टर में पढ़ते हो, बायनेंसी फोर्स। बायनेंसी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू V इनटू G, रो Vg। और यहाँ पे mg है, m क्या है, बेसिकली मास को भी आप ये लिख सकते हो डेंसिटी, जो कि बॉल का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, मटेरियल का डेंसिटी दिया हुआ है रो, तो इस मास को भी आप रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है तो। बाद में देख लेंगे इसको, बाद में कभी यूज़ कर लेंगे। अभी भी एंगल थीटा है, अभी भी एंगल थीटा है, तो इसके कंपोनेंट ले सकते हो। सर इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा आपका टी कॉस थीटा, इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा क्या, टी साइन थीटा। अब इसको भूल जाओ, जब इसके कंपोनेंट ले लिए तो अब इसको भूल जाओ। तो अब आपके पास देखो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो कितनी है, ये दोनों फोर्सेस हैं। यहाँ पे कौन सी फोर्स है, mg है, इधर साइड कौन सी फोर्स है, टी साइन थीटा, और इधर क्या है F/K। तो यानी कि अगर मैं अब इक्विलिब्रियम लिखूं, अब इक्विलिब्रियम लिखूं, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से आपको पता चलेगा कि जो टी साइन थीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो तो सर F/K के बराबर होना चाहिए। नया जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा F/K के बराबर होना चाहिए।
और t sin t cos थीटा प्लस एफ बी, t cos थीटा प्लस एफ बी, इट शुड बी इक्वल टू एम जी, ऐसा होना चाहिए। यानी कि t cos थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर? आप बोलेंगे सर इट शुड बी एफ जी माइनस एफ बी, इतना होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का रेशियो फिर से ले दीजिए ताकि अभी भी आपके पास थीटा आए। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो व्हाट डिड यू गेट सर? रेशियो लेने से हमको जो मिलेगा यहाँ पर, सो यू विल गेट टेन थीटा इक्वल टू एफ बाई के अपॉन एम जी माइनस एफ बी, ये मिल जाएगा हमें, ये भी मिल जाएगा हमको एफ बाई एम जी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करिए, क्योंकि टेंजेंट थीटा चेंज नहीं हुआ, देखो उन्होंने बोला कि एंगल डज नॉट चेंज, थीटा एज अ रिजल्ट एंगल थीटा डज नॉट चेंज, मतलब ये जो टेंजेंट थीटा यहाँ पर है ये वैल्यू एफ बाई एम जी, और जो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इट मीन्स अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, सो व्हाट डिड यू गेट सो? टेंजेंट थीटा किसके बराबर है? ये एफ बाई एम जी के भी बराबर है, और यही वैल्यू किसके बराबर है? यही वैल्यू एफ बाई के, यही वैल्यू जो है आपका इसके भी बराबर हो जाएगा, एफ बाई के अपॉन एम जी माइनस एफ बी, इसके भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन को यूज़ करना चाहूँ तो इससे सॉल्व कर लेते हैं हम। के मुझे निकालना है, मुझे पर्पस पता है कि के निकालना है। के कैसे निकलेगा? पहले यहाँ पे देखिए एफ बाई एम जी, एम जी का वैल्यू पुट कर दीजिए। एम क्या है हमारे पास? एम है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो भी उसका डेंसिटी होगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये आ गया। एफ बाई के, एफ तो कैंसिल ही हो जाएगा वैसे भी। यहाँ पे लिखेगा एम जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी अभी चीज़ें कैंसिल होंगी, देखना ध्यान से। यहाँ पर आएगा आपके पास एम जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आ गया एम, और इंटू जी माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए रो वी जी, क्योंकि पानी में डुबो दिया है तो डेंसिटी पानी का लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास सॉल्व होने के बाद। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो ध्यान से, एफ और एफ तो कैंसिल हो गया, वॉल्यूम और वॉल्यूम भी कैंसिल हो गया, जी और जी भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या? यहाँ पे बचेगा 1 बाई रो, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बाई के डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बाई रो माइनस सिग्मा, ऐसा बच जाएगा। आई थिंक ये बचेगा। तो के कितना आ गया? के तो सर आ गया, के को इधर ले जाइए, रो को उधर ले जाइए, तो आपके पास आ जाएगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ये वैल्यू आ जाएगी के की। तो दिस शुड बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में करने के लिए, और मैंने बोला था, हिंट तो मैंने तब भी दे दिया था आपको, बट यस अभी आपको क्या करना है, क्या क्या यूज हुआ। देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज हुई, दूसरी कंडीशन क्या यूज हुई आपकी? सेकेंड कंडीशन इज कि जब मीडियम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कूलम फोर्स रिड्यूस हो जाती है, नेट फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है, 1 बाई के टाइम्स हो जाती है। तो वो मैंने दिखाया है यहाँ पर, हमने दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स किया इसको, कौन सा? फ्लूइड के साथ, कि पानी में डाल देंगे तो एक एफ बी आएगा, वो भी कंसीडर करना पड़ता है। मास और डेंसिटी का रिलेशन ये आपको यहाँ पे कन्वर्ट एलिमिनेट करने के लिए यूज होगा, नहीं तो मास एलिमिनेट ही नहीं होगा। एम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बस लिखा हुआ है कि सेम मास है। तो जो पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में रो और सिग्मा गिवन है, क्वेश्चन में लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, तो आपका फाइनल आंसर उन्हीं पैरामीटर की फॉर्म में आना चाहिए जो पैरामीटर क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन होते हैं, या अगर और कोई टर्म आ रहा है तो वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो सकता है या यूनिवर्सल कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे जी हो गया, पाई हो गया, ऐसे टर्म आ सकते हैं आपके एक्सप्रेशन में। बट जो भी चीज आपने एज्यूम करी है वो आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है बेसिकली रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली स्पेस है किसके अराउंड? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज का फील्ड। फील्ड क्या होता है? स्पेस होता है किसके अराउंड? चार्ज के अराउंड। उसमें क्या होगा सर ऐसे स्पेस में? वो एक ऐसा स्पेस होता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस को फील कर सकेगा। क्या बोला मैंने?
अगर कोई चार्ज है तो उसके अराउंड कुछ स्पेस होता है जिसमें दूसरा चार्ज को लाया जाएगा तो उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस यानी कि फोर्स फील होगी। तो कितनी फोर्स होगी वो कूलम ने बता दी, बट उस स्पेस को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट कौन बाय सम अनदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज इसके इन्फ्लुएंस को फील कर सकता है। जैसे कि सर एग्जांपल से बता दीजिए, जैसे जब भी आप मूवी देखते हो, जैसे मान लीजिए आपने बहुत पुरानी मूवी है, क्या पता देखी हो या नहीं देखी हो, शोले एक मूवी है, बहुत फेमस मूवी है। अब उस मूवी में होता क्या था कि एक विलन था गब्बर। तो गब्बर एक बहुत फेमस डायलॉग बोलता था कि जब भी 50 कोस दूर तक बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ठीक है, तो गब्बर ने क्या किया, गब्बर एक सोर्स है इन्फ्लुएंस का, उसका इन्फ्लुएंस कितने 50 कोस 50 माइल्स तक देखा जा सकता है, और वहाँ तक मतलब उसका नाम लेने पे बच्चे क्या कर रहे हैं, डर के मारे सो जा रहे हैं नहीं तो गब्बर आ जाएगा, रोना बंद कर दे रहे हैं बेसिकली। तो जो 50 कोस पे है वो रोना बंद कर दे रहा है, जो 25 कोस पे होगा वो तो इंस्टेंटली चुप हो जाएगा एकदम, मतलब थोड़ी देर भी नहीं रोएगा। ठीक है, गब्बर का नाम लिया तो जो एकदम पास में है वो तो बेचारा थर थर कांपे जा रहा है। तो एक स्पेस है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस है, और उसने खुद बताया विलन ने कि मेरा इन्फ्लुएंस 50 माइल दूर तक है, मतलब उसके बाद नहीं होगा क्या पता। तो ऐसा ही क्या होता है कि सिमिलर एक सोर्स चार्ज होता है जिसके सराउंडिंग में कुछ स्पेस में उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। अगर वो पॉइंट उसके पास में होगा, सोर्स चार्ज के पास में होगा तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, और दूर होगा तो कम इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि जो गब्बर के पास में रहने वाले गांव में लोग थे वो ज़्यादा डरते होंगे क्योंकि गब्बर कभी भी आ सकता है एकदम से, और जो 50 कोस दूर होंगे वो थोड़ा सा रिलैक्स रहते होंगे कि अगर उधर से चलेगा तो 1-2 दिन तो लगेगा ही आने में। समझे? हाँ, तो ऐसा सिनेरियो रहता है बेसिकली। तो ये स्पेस है। तो अगर कोई भी सोर्स चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके सराउंडिंग में एक स्पेस होगा, यानी कि फील्ड एक स्पेस को ही बोलते हैं। ठीक है, इस स्पेस में, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टडी करना है, हमें किसी फील्ड को स्टडी करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं, कई बार इसको यूज होता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर लाया जाएगा, कोई दूसरा, ये कैपिटल क्यू चार्ज है और किसी क्यू नोट चार्ज को लेके आए, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये उसको रिपेल करेगा या फिर उसको अट्रैक्ट करेगा। तो दो ऑप्शन है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो कुछ इन्फ्लुएंस होगा। ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, वीक अट्रैक्शन होगा या वीक रिपल्शन होगा, वो दैट डिपेंड्स कि वो कितना दूर है या कितना पास है, रिलेटिव है वो टर्म। ठीक है, तो ये हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को। बट अब अगर हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को स्टडी करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं, तो देयर आर 2 मेथड्स टू स्टडी दिस फील्ड। वन इज वेक्टर मेथड, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और सेकेंड इज स्केलर मेथड जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई वेक्टर से लिखा जाता है, और यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ते हैं जिसको वी से लिखा जाता है, वोल्टेज, वोल्ट होता है ये इसका यूनिट। ठीक है, तो यहां पर हम वेक्टर मेथड से पढ़ने अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे जिसको ई वेक्टर बोलते हैं, और स्केलर मेथड में या एनर्जी मेथड में जब हम जाएंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको वी से डिनोट किया जाता है। राइट, तो 2 तरीके हैं स्टडी करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग ये वाला मेथड स्टडी करेंगे पूरा कि इन्फ्लुएंस को स्टडी करना है। हमें क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है कि ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। हमें करना क्या है, उस इन्फ्लुएंस को स्टडी करना है। इन्फ्लुएंस को स्टडी करने के 2 तरीके हैं, एक है वेक्टर तरीका और एक है स्केलर तरीका। तो आपको वेक्टर और स्केलर दोनों तरीकों को आइडेंटिफाई करना है, समझना है कैसे वो इन्फ्लुएंस को बता रहा है, कैसे वो इन्फ्लुएंस को क्वांटिफाई कर रहा है, नंबर्स के टर्म में बता रहा है। तो वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या कम है ऐसा नहीं बोलना है,
हमें कितना है वो बताना है, एग्जैक्टली कितना इन्फ्लुएंस है वो बताना है, समझ है? ऐसा देखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। सोर्स चार्ज के बाजू में हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, और टेस्ट चार्ज कैसा लेना है हमें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है विच इज डिफाइंड एज इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब कि इसके बाजू में अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के रख दूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के रख दूं, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। इसको अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दें तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर वो चार्ज 1 यूनिट हुआ। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। अगर 1 यूनिट चार्ज रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अलग आएगा, पास में कर देंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगी तो अलग आएगा, दूर कर देंगे तो कम फोर्स लगेगी तो अलग आएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, समझ आया? फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो सकता है, फोर्स का डायरेक्शन आपका अवे भी हो सकता है और इधर भी, वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव है कि नहीं। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, अवे आएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेगा, तो टूवर्ड्स आएगा। तो जब आप डिफाइन करते हो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही डिसाइड करेगा। सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स अवे लगेगी, सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स टूवर्ड्स लगेगी। तो फील्ड का डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम मैथमेटिकली जाऊंगा लिखने, इसको लिखे, इसी चीज़ को लिखने, तो क्या लिखूंगा, इट इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। देखो कैसे आया, ये क्यों लिखा सर आपने, देखो इस पे फोर्स लगेगी कितनी, फोर्स लगेगी सर, फोर्स लगेगी मेरे पास कितना, आप बोलेंगे के कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। सपोज ये सेपरेशन है आर, और मैं इसको पॉइंट चार्ज ही मान रहा हूँ। इसको कैसा ट्रीट किया गया है, सोर्स चार्ज, और ये कैसा चार्ज मैंने एज्यूम किया है, ये एक पॉइंट चार्ज ही है, अभी बड़ा चार्ज नहीं है या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज ही है। इतना फोर्स लगा, बट ये तो क्यू यूनिट पे लगा ना, क्यू नॉट पे। तो अगर क्यू नॉट चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है तो 1 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, क्यू नॉट अगर चार्ज है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो अगर ये 1 यूनिट होता तो कितना होता, तो आप बोलते सर एफ बाई क्यू नॉट लगेगा। और यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ बाई क्यू नॉट। हमें 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स देखना है, यूनिटरी मेथड। क्यू नॉट चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है तो 1 पे कितना लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय एफ बाई क्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैथमेटिकली अगर इसी चीज़ को डिफाइन करना है तो एफ बाई क्यू नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या एफ बाई क्यू भी बोल सकते हैं, अगर क्यू लिख दें यहाँ पे स्मॉल क्यू तो एफ बाई क्यू भी बोल सकते हैं इसको। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, यूनिट क्या बनेगी इसका, यूनिट अगर देखेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। 1 यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, समझा? तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको। अब ये जब एक्सप्रेशन लिखा आपने एफ बाई, तो इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा एफ बाई क्यू नॉट मैग्नीट्यूड। और जब अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो मैं एफ की वैल्यू पुट कर देता हूँ, के क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये जो है ये फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट सोर्स चार्ज, फॉर पॉइंट सोर्स चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज हुआ, पॉइंट सोर्स चार्ज हुआ तो उसकी वैल्यू का फॉर्मूला भी आ गया, कितनी वैल्यू आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, समझ आया? तो अब आप इसको देखिए, जैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। किसका है, सोर्स चार्ज का प्रॉपर्टी है। मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट है, हर पॉइंट पे अलग आ सकता है। इन द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज,
जैसे ये लीजिए, अगर आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज हुआ तो फील्ड किधर आएगा, फोर्स किधर लगेगी, यहाँ पे क्या रखना है आपको, इमेजिनरी सोचो, एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज को रखूंगा पॉजिटिव को, तो फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, उसको इधर धकेलेगा, फोर्स किधर लगेगी, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इधर आएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इधर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इधर आएगा, इस पे कहाँ आएगा वैल्यू, इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ लगेगा, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर। इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता, पी पॉइंट पे इधर आता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इधर आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, और इधर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इधर की तरफ आता। तो ये डायरेक्शन होगी, सोर्स अगर पॉजिटिव है अवे फ्रॉम चार्ज, सोर्स अगर नेगेटिव है टुवर्ड्स द चार्ज, और वैल्यू भी अलग अलग होगी। इसके लिए क्या वैल्यू होगी, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो के क्यू बाय सेपरेशन स्क्वायर, के क्यू बाय सेपरेशन स्क्वायर, के क्यू बाय सेपरेशन स्क्वायर, यहां से यही मिल रहा है मुझे, के क्यू बाय सेपरेशन स्क्वायर अगर पॉइंट सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो ये एक पार्ट रहता है जो हमको पढ़ना रहता है, समझा, जिसमें क्या हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, मीनिंग क्या है, यूनिट क्या है, डायरेक्शन क्या है, और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है। क्लियर है, पॉइंट चार्ज के लिए उसका फॉर्मूला कितना है। अगर आप देखेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, यही मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो, और टुवर्ड्स हुआ तो नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, सर आप बोलेंगे सर इट इज एफ बाई क्यू, अगर यहाँ पे क्यू चार्ज रखेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी मिलेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर मिलेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर डायग्राम बनाओगे तो कैसा दिखेगा, सर जैसे जैसे आर बढ़ेगा इसकी वैल्यू क्या होती है, वीक होता रहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये, और इंटरचेंजेबली क्या होगा ना, आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड नहीं बोलेंगे बार बार, इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिप्लेसेबल वर्ड रहते हैं ये। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं फिजिक्स में वर्ड। ठीक है, जैसे जैसे आर आपका बढ़ेगा तो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होता रहेगा। देखो यहाँ वैल्यू ज़्यादा था, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, बहुत दूर चले गए तो इन्फ्लुएंस खत्म ही हो गया। तो ये क्या बता रहा है, इट टेल्स अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज, उसके बारे में बताता है। ठीक है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज हुआ तो अवे, और नेगेटिव सोर्स चार्ज हुआ तो टुवर्ड्स, और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड है और ये उसका ग्राफ है। समझा, तो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोडक्शन। क्लियर, फिर हम आगे देखते हैं।